हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 3 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। और ये आज जो है आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दे क्या रखा है। दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का गुणनफल 2700 है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं के बीच का अंतर आपको बताना है। तो वो संख्या मान लीजिए ए और बी हैं, दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 4 और 3, यानी कि संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू में b बराबर होता है HCF इंटू में एलसीएम के। तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4x इंटू में 3x, और ये इक्वल टू HCF एलसीएम का गुणनफल 2700 दे रखा है। 3 से काट दीजिए, ये 900 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 100 25 बार, 225 आ जाएगा, 25 नंबर। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हमसे संख्याओं का डिफरेंस पूछा गया था, तो इन दोनों का डिफरेंस जब करेंगे यानी कि x आएगा और x की वैल्यू हमारे पास 15 थी, आंसर 15 आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए त्रिज्याओं का रेशियो बना लीजिए, यानी कि पहले त्रिज्या अगर 1 यूनिट थी तो बाद में त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। आपके पास त्रिज्याओं का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पहले 4πr1 स्क्वायर था तो बाद में कितना हो जाएगा, 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी रेशियो बना लीजिए, यानी कि R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1:4 जो है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अनुपात कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। तो 3 की वृद्धि हुई कितने पर, 1 पर गुणा कर दीजिए 100 से, यानी कि 300% से जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर समचतुर्भुज बना लेते हैं। अब बात की गई है समचतुर्भुज की, तो आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये अगर a है तो ये आपके पास अन्य 3 भुजाएं भी a होंगी, यानी कि इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और ये आपको जो है दे रखा है 52, यानी कि बराबर हो जाएगा 52 के। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 13, यानी कि भुजा आपके पास 13 आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए एक विकर्ण भी आपको दे रखा है, यानी कि एक विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत काटते हैं, यानी कि ये यहाँ पर लंबवत काटेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक विकर्ण की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास बराबर बराबर भागों में बंट जाएगी, यानी कि 5-5 में बंट जाएगी। तो ये 5 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। तो किसी भी एक समकोण त्रिभुज में आप जो है यहाँ पर ट्रिपलेट लगा लीजिए, यानी कि यहाँ पर a बराबर आपके पास 13 आया था, तो आधार आपके पास 5 है और कर्ण आपके पास 13 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा लंब। जब ये 12 है तो यानी कि ये वाली भुजा भी आपके पास बराबर होंगी, तो यानी कि ये भी आपके पास 12 होगी। तो यानी कि दूसरा विकर्ण आपके पास कितना आ जाएगा, दूसरा विकर्ण आ जाएगा आपके पास 24। और यहाँ पर एक विकर्ण आपको दे रखा था 10, यानी कि D1 आपको दे रखा था 10, D2 हमारे पास डायगोनल 2 जो है वो आपके पास है 24। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया कैलकुलेट करना था, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 D1 इंटू में D2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू में 10 इंटू में 24, तो यानी कि 120 आ जाएगा। बस इतना कुछ आपको लिखना नहीं था, माइंड कैलकुलेशन करनी थी। तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, सबके ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। ऋषि अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, यानी कि ऋषि और जीवन ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ये 27 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये टोटल वर्क होगा। और यहाँ पर जीवन जो अकेले है ये 42 डेज में कार्य कर रहा था, यानी कि आपस में बराबर होंगे क्योंकि टोटल वर्क है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 27 ऋषि आ जाएगा, ये 27 जीवन जो है इधर माइनस कर देते हैं, यानी कि इधर कितना बचेगा, 15 जीवन बचेगा। तो यहाँ पर इनका रेशियो बनाते, यानी कि और जीवन की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाता। ये 3 से कटता है, यानी कि यहाँ पर 5 त्रिका 15 और ये 9 त्रिका 27, यानी कि यहाँ पर जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ गया। अब यहाँ से किसी भी साइड से आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। इधर से अगर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास जीवन की एफिशिएंसी जो है 9 आई है, इंटू में आप कर देते 42,
यानी कि 9 दूनी का 18, 9 चौके 36, 1 37, 378 आई है। तो यहाँ पर ये 378 यूनिट का काम करना था किसको, ऋषि को अकेले को। तो ऋषि अकेले यहाँ पर 378 यूनिट का काम करता, कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो 5 का इसमें भाग लगा देते, यानी कि 5 सत्ते 35 और बचा कितना, यहाँ पर 2 बचा और 5 पंजे 25, 3 बचा बटे 5 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इनका महत्तम समापवर्तक HCF बताना था। तो सबसे पहले यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं, यानी कि 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 3 का 12, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में 3। और यहाँ पर 18 का फैक्टर है, तो 9 दूनी का 18 होता है, यानी कि 2 इंटू में 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर 42, यानी कि 14 3 42 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 42 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये 2 इंटू में 14 3 42 होता है, यानी कि 2 इंटू में 3 इंटू में 7, ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ फैक्टर आपको देखने थे, यानी कि कॉमन फैक्टर आपको देखने थे, उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको देखने थे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 2 और 3 ही दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि 2 इंटू में 3 लिखिए, ये आपके पास HCF आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम पावर लेनी थी, तो यहाँ पर 1 और 1, क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 और 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर मिनिमम पावर ली है, ठीक है। तो मिनिमम पावर आपको यहाँ पर लेनी थी, तो ये आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 6 आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक आयताकार होल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये दे रखे हैं, तो उस बड़ी से बड़ी एक समान आकार की वर्गाकार टाइलों से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला न रहे। तो यहाँ पर देखिए, उस टाइल की अगर आप भुजा कैलकुलेट करते, बड़ी से बड़ी भुजा कैलकुलेट करते, तो ये आपके पास जो है फर्श की भुजाएं आपको दे रखे हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखे हैं। तो इनका HCF कैलकुलेट करना था, यानी कि 126 के फैक्टर करेंगे तो 14 नंबर 126 होता है, यानी कि 2 इंटू में ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर और इंटू में 7। और इसके बाद 90 का अगर करते तो ये आप इसको लिख सकते थे 2 इंटू में 3 का स्क्वायर और इंटू में 5। तो इनका अगर HCF लेते तो ये ही उस वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाती, यानी कि HCF बराबर आ जाता, ये उस वर्गाकार टाइल की भुजा होती, यानी कि HCF यहाँ पर कितना आता। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3। मैंने आपको कहा था कि मिनिमम पावर लेनी है, तो 2 की मिनिमम पावर 1 है, 3 की पावर मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर 2 है, तो यानी कि HCF इनका 18 आ जाएगा। तो उस वर्गाकार टाइल की भुजा आपके पास 18 आ गई। तो एरिया आपको बताना था उस एक वर्गाकार टाइल का, यानी कि यहाँ पर 18 का स्क्वायर कर देते तो ये आपके पास जो है 324 आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेडमिल का अंकित मूल्य आपको दे रखा है। अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद एक दुकानदार इस पर 14% का लाभ अर्जित करता है। ट्रेडमिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, यानी कि 1250 पर, सॉरी यहाँ पर ये 1250 दे रखा है, 1250 पर यहाँ पर 14% की छूट दी जाती। तो यहाँ पर इसका 86% अगर आप कैलकुलेट करते तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस होता, और कॉस्ट प्राइस का अगर आप यहाँ पर 114% कैलकुलेट करते तो ये भी सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होते। 100 से 100 कैंसिल, 2 से काटते ये 43 आ गया, 2 से काटते ये 57 आ गया, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ गया, ये 1250 इंटू में 43 बटे में 57। अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना था, अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये आपके पास 942.9 करके ऐसे करके आपके पास ये कुछ आंसर आएगा, यानी कि लगभग ये 943 के लगभग आंसर आएगा। बट एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेकर जा नहीं सकते, तो एग्जाम में आपको इसको किस तरह से करना था यहाँ पर समझिए, ये 1250 है, इंटू में 43 है, और ये बटे में जो है 57 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 57 जो है ये लगभग आपको 55 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 55 इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पर ये 5 से काट दीजिए 11 बार, और ये 5 से काटेंगे ये आपके पास 250 बार कट जाएगा, और यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 25 3 75 का 5 हासिल 7, 25 4 100, और ये 107, एक 0 बट्टे में 11, 11 का भाग लगाते तो यहाँ पर 9 बार जाता। अब देखिए यहाँ पर 9 आया, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये टिक कर देते थे, क्योंकि पहली बार 9 बार भाग जा रहा है, एक ही ऑप्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला भाग अगर देते हैं, यहाँ पर 8 बचा, उतारते 5, 11 7 77, फिर यहाँ पर 8 बचा और 11 7 77, यानी कि 977 पॉइंट करके कुछ आएगा। ये आंसर हमारे पास ज़्यादा प्राप्त हुआ। ज़्यादा प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि बट्टे में वैल्यू को हमने कम किया है, तो हमारे पास आंसर ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर बट्टे में वैल्यू को आप बढ़ाते तो यहाँ पर आंसर आपके पास कम प्राप्त होता, तो हमने यहाँ पर कम किया है तो हमें ज़्यादा प्राप्त हुआ, यानी कि इससे थोड़ा सा कम, यानी कि 943 आंसर करेक्ट था। अभी इसमें देखिए यहाँ पर त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC में
एंगल P बराबर एंगल A है और AC बराबर PR है, तो त्रिभुज PQR और ABC के सर्वांग होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सर्वांग क्षमता का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन को बनाने में, आंसर बनाने में जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप यहाँ पर सीधे ऑप्शन देखते और देखते आपको आंसर पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए ये एंगल P दे रखा है, ये PQR ट्रायंगल मान लीजिए, और ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, और ये एंगल A जो है ये P के बराबर दे रखा है। इसके अलावा एक भुजा भी बराबर दे रखी है, यानी कि PR बराबर दे रखा है AC के। तो अब यहाँ पर अगर आपको सर्वांग क्षमता का कॉन्सेप्ट पता है तो यहाँ पर एक कोण बराबर हो और एक भुजा, यानी कि दूसरी भुजा जो है ये बराबर होगी, तो हमारे पास ये ट्रायंगल सर्वांगक्षम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों भुजाएं वो बराबर होनी चाहिए जिनके बीच का कोण भी बराबर हो, यानी कि SAS सर्वांग क्षमता का नियम अगर आप देखें तो यानी कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर लगेगी, यानी कि PQ बराबर AB के होगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये PQ बराबर AB के यहाँ पर दे रखा है, बट यहाँ पर SS सर्वांग क्षमता दे रखी है, ट्रिपल SS सर्वांग क्षमता दे रखी है, तो ये आपके पास नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर SAS सर्वांग क्षमता भी दे रखी है, यानी कि आपके पास आंसर करेक्ट हो जाता। ऐसे यहाँ पर देखिए ASS कोई सर्वांग क्षमता नियम होता नहीं है, तो ये कैंसिल। और यहाँ पर जो है तीनों एंगल बराबर हों तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल भी सर्वांगक्षम हो, तो ये भी कैंसिल। नेक्स्ट देखें, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वर्षों के दिए गए समूह के लिए के दौरान जो है किस खाद्यान्न की खपत में क्रमिक वृद्धि हुई, तो ये हिंदी में रहा, और बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर देखिए इसमें गेहूँ, अब यहाँ पर देखिए ये चावल जो है, चावल का अगर देखते तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हुआ, बाद में यहाँ पर जो है कमी हुई, यहाँ पर कमी हुई, हमें तो वृद्धि देखनी थी, यानी कि ये कैंसिल। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पर भी इंक्रीमेंट, फिर यहाँ पर भी इंक्रीमेंट, और फिर यहाँ पर भी इंक्रीमेंट, यानी कि गेहूं में लगातार वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इसको सोल्व करना था, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये बट्टे में जो है इसको अलग से सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर कैलकुलेशन आपके अच्छी खासी है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हो तो देखिए 3 दूनी का 6 और एक 7/3 आ जाता। इसकी वैल्यू कितनी आई? 7/3 आई। तो अब यहाँ पर जो है ये 1 के बट्टे में थी, तो यानी कि ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि ये कितना बन जाएगा? A + 1/1 प्लस यहाँ पर जैसे 7/3 रखेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 7 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको सोल्व करते तो यहाँ पर ये क्या बनता है? ये आपके पास बनता 7 3 10/7 बनता, ये 10/7 बनता, यानी कि इसी तरह से ये 7 ऊपर चला जाता और ये बट्टे में जो है 10 आ जाता। तो यहाँ पर ये 9/10 के बराबर था। तो इसको अगर मैं आगे और सोल्व करूँ तो ये A प्लस, ये देखिए यहाँ पर 7/10 आई थी इसकी वैल्यू, यानी कि ये 7 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 10, और ये बराबर 9/10। अब इधर लाकर माइनस करेंगे तो A बराबर 2/10 बचेगा, यानी कि 1/5 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में 40% दूध है तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते, यहाँ पर देखिए 60 लीटर दूध है, इसमें मिश्रण में जो है 40% मिल्क है, 40% मिल्क है। अब यहाँ पर देखिए जो बाहर से हम दूध मिला रहे हैं वो तो प्योर दूध है, यानी कि वो अपने आप में 100% मिल्क है, ये बाहर से मिला रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल मिश्रण में जो है 60% दूध है, यानी कि 60% मिल्क है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा दीजिए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ पर 20 बचा, यहाँ पर जो है ये 40 बचा। रेशियो बना लीजिए, यानी कि ये 2:1 आ जाएगा। बट इस 40% मिल्क की जो है आपको मात्रा दे रखी थी, ये कितने लीटर दूध में था? 60 लीटर दूध में था, यानी कि 40, ये 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है कितनी? 60, यानी कि इसका कितना गुना दे रखा है? 30 गुना दे रखा है। तो ये भी आपके पास 1 यूनिट, यानी कि बाहर से मिलाया गया जो है ये भी आपके पास 1 यूनिट ना होकर 1 का 30 गुना होगा, यानी कि 1 का 30 गुना करेंगे तो 30 लीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, जबकि नदी की धारा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है और धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा समय जो है धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 6 घंटे अधिक है। तो दूरी याद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा है, तो यहाँ पर d डिस्टेंस मान लीजिए, और ये धारा के विपरीत दिशा में, ये यहाँ पर नाव की चाल x मान लीजिए और ये धारा की चाल y मान लीजिए, यानी कि विपरीत दिशा में x - y की चाल से दूरी चली गई। अब यहाँ से वही डिस्टेंस जो है धारा की दिशा में x + y की स्पीड से चली जाएगी। अब यहाँ पर ये टाइम आएगा, ठीक है, और इन टाइम का डिफरेंस आपको 6 घंटे दे रखा है, यानी कि बराबर 6 के हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते तो ये d/x - y करते हैं, यानी कि 12, और यहाँ पर जो है x + y करते हैं, यानी कि d/12
ये आपके पास 28 आ जाता और ये बराबर 6 के, यानी कि यहाँ से ये आपके पास 7D बन जाता। ऊपर देखिए यहाँ पर 84 एलसीएम आएगा इनका, ठीक है, और ये -28 3 84 होता है, यानी कि 3D हो जाएगा बराबर 6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास ऊपर 4D बचा और ये बट्टे में जो है आपके पास ये 84 आएगा और ये बराबर 6 के। 4 से इसको काट दीजिए, यानी कि 21 बार कट जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से डी बराबर आ जाएगा आपके पास 21 के 126, यानी कि 126 किलोमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2015 में किस फर्म की कमाई जो है सबसे अधिक थी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट सोल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। बाकी यहाँ पर एग्जाम में जो है आप कम से कम कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो ये 2015 में आपको देखना था, तो 2015 का डाटा ये रहा और यहाँ पर सबसे अधिक आपको आर फर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि आर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, पीछे जाकर आप सॉल्यूशन देख लेना, ठीक। और रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली, धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज जो है 9016 हो तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए वो धनराशि मान लीजिए पी थी, ठीक है। तो पहले 4 वर्षों के लिए 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि यहाँ पर 5 × में 4 करेंगे, ये बट्टे में 100 इतना ब्याज मिला होगा। फिर यहाँ पर अगले यहाँ पर जो है 6 वर्षों तक 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि इतना ब्याज मिला होगा। इसके बाद यहाँ पर 10 वर्ष से आगे, यानी कि टोटल यहाँ पर 12 वर्ष के लिए लिया गया था, यानी कि यहाँ पर अगले, अब देखिए यहाँ पर 6 और 4 10 तो ये हो गए और यहाँ पर बचे कितने 2 वर्ष, यानी कि पी ये आपके पास हुआ है धनराशि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष के लिए ली गई, बट्टे में 100 करते ये ब्याज आता। और इन सभी ब्याज को अगर आप ऐड करते तो ये आपके पास जो है बराबर कुल ब्याज दे रखा था, यानी कि 9016 के बराबर हो जाता। इसको सॉल्व करना था, यानी कि 4 से इसको काट देते 25 आता और यहाँ से 4 से काटते ये 2 25। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ये आपके पास जो है ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 बट्टे में से कॉमन लेकर इधर पहुँचा दीजिए, यानी कि 5p और ये 12p 17p हो गया और ये 6p यानी कि 23p हो गया और ये 25 इधर लाते तो ये 9016 × में 25। 23 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 23 3 69, 23 3 69, 2300 के मान में ज़्यादा चला जाएगा। अब बचा यहाँ पर कितना 21 बचा और उतारेंगे 211 23 नमा 207 4 बचा 23 दूनी 46। अब इसको मल्टीप्लाई करा देते 25 दूनी 50 का 0। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे, यानी कि आंसर आपके पास जो है 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता। ओ और ओ डैश केंद्रों वाले दोनों वर्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रखी 17 सेंटीमीटर है और वर्तों के बीच की एक सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु P और Q हैं। यदि दोनों वर्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो PQ की लंबाई किसके बराबर होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 सर्किल आपको ऐसे इस तरह से दे रखे हैं। अब ये दोनों कट करेंगे, एक दूसरे को आपस में कट करेंगे। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को कट क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर त्रिज्याओं का योग, देखिए यहाँ पर ये आपके पास केंद्रों के बीच की डिस्टेंस से कम दे रखा है, यानी कि यहाँ पर अगर ये त्रिज्याओं का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपके पास केंद्रों के बीच की दूरी जो है ये 17 दे रखी है, ये कम दे रखी है यहाँ पर त्रिज्याओं के योग से। तो इस केस में जो है ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को कट करेंगे और स्पर्श रेखा जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से स्पर्श करेगी और इसकी लंबाई आपको बतानी थी। तो इसकी लंबाई का जो है फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये ए पर स्पर्श कर रही है और ये बी पर, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर डी का स्क्वायर और माइनस करते हैं आप r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये त्रिज्या r1 मान लीजिए और ये r2 मान लीजिए। जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर ये डी 17 का स्क्वायर 289 और ये माइनस कर दीजिए r1 माइनस r2। देखिए r1 माइनस r2 करेंगे यानी कि आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास माइनस, अब आप कहेंगे यहाँ पर देखिए माइनस का 8 आएगा, बट यहाँ पर स्क्वायर था तो ये प्लस का हो जाएगा यानी कि 64 और ये अंडर रूट के अंदर 225 बनेगा यानी कि 15 आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो व्यंजक किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर देखते तो ये b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का a। यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते तो ये आपके पास कोट a दे रखा है और इनटू में 1/, कोट b क्या हो जाएगा, ये 10b हो जाएगा और ये प्लस में कोस स्क्वायर a दे रखा है और ये प्लस में साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर b दे रखा है। अब एग्जाम में आपको यहाँ पर इतना नहीं लिखना होता, मैं बार बार बोल के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर हम पूरा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर b की जगह लिखते 90 डिग्री माइनस का a और यहाँ पर b की जगह लिखते 90 डिग्री माइनस का a, तो ये आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर ये बन जाता कोट a, ये कोट ए और यहाँ पर देखिए ये देखिए 10b जो है ये कोट में चला जाता और ये 90 डिग्री माइनस ए दे रखा था तो ये पॉजिटिव में ही रहता प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि ये कोट ए बन जाता और प्लस में ये कोस स्क्वायर ए दे रखा है
और ये प्लस में क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री पर कोस साइन में चला जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए बन जाता। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक होता है। ये आपके पास क्या बन गया, कोट स्क्वायर ए बन गया, और ये प्लस का 1। अब यहाँ पर यहीं पर आप आंसर टिक कर देते, ये आपके पास इतना बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो पूरा लिखने की यहाँ पर क्या ज़रूरी है, मैं तो आपको यहाँ पर पूरा समझाने के लिए पूरा लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ये आपके पास कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर ये हिंदी में रहा और इसका इंग्लिश में जो है आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुभाग बी में लड़कों की संख्या जो है अनुभाग ए में लड़कियों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो लड़कों की संख्या अगर देखते तो यहाँ पर ये हल्का ग्रे वाला कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है। तो अनुभाग बी में देखना था, यानी कि ये 40 के बराबर दे, ये सॉरी यहाँ पर ये 30 के बराबर दे रखा है। और अनुभाग ई में देखते अगर आप यहाँ पर लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या ये आपके पास ब्लैक कलर वाला दे रखा है, और ये ब्लैक जो है 50 और 60 के मिड में दे रखा है, यानी कि आपके पास 55 हो जाता। तो ये 55 का यहाँ पर 30 कितना परसेंट है यही पूछा गया है, और ये गुणा कर देते 100 से। 5 से काट दीजिए, 11 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 20 बार, यानी कि 600/11 आएगा। अब यहाँ पर लगभग में पूछा गया था, यानी कि 11 पंचे 55, और यहाँ पर 5 बचेगा, उतारेंगे 0, 4 4 44, और फिर 11 पंचे 55। तो यहाँ पर लगभग में अगर देखते तो ये आपके पास 55% आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 55% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह समान समय में जो है कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आपको समान समय दे रखा है, यानी कि टाइम समान दे रखा है, यानी कि 28 किलोमीटर की दूरी इसने 8 की स्पीड से तय करी तो इतना टाइम लगा। और यहाँ पर डी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये 6 की स्पीड से इसने कवर की तो इतना टाइम लगा। तो ये टाइम तो आपको बराबर दे रखा था, यानी कि आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से काट देते, 4 से काटते ये आपके पास 2 बार कटा, और 4 से काटते ये कटता 7 बार, 2 से काटते ये 3 बार कटता है, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड जो 4.6 सेंटीमीटर लंबाई के एक चाप द्वारा बना है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना, तो यहाँ पर आपको चाप की लंबाई L दे रखी है और त्रिज्या R दे रखी है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 1 बराबर होता है 1/2 LR। तो यहाँ पर ये LR यानी कि चाप की लंबाई 1/2 इंटू में चाप की लंबाई यानी कि 4.6 इंटू में त्रिज्या करते 8, यानी कि 2 से कट जाता है ये 4 बार, 4 चौके 16। अब यहाँ पर देखते, अगर यहाँ पर देखते ये यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर ये जो है 6 इसी में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इतना देखते ही आप इसको टिक कर देते। 1 सेकंड मैं आंसर पर यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया, ये यूनिट डिजिट से अब यहाँ पर नहीं बनेगा, ये 1 सेकंड मैंने गुणा ही यहाँ पर गलत किया, यानी कि 6 चौके 24 होगा। यहाँ पर ये यूनिट डिजिट जो है यहाँ पर ये 4 आएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √11/3 है, और यहाँ पर जो है कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये इसका मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान बताना था। तो यहाँ पर अगर आप इसको a मान लेते, ये इसको b मान लेते, तो a + b बराबर आपको दे रखा है और a - b आपसे पूछ रखा है, तो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर √ के अंदर a का स्क्वायर, एक सेकेंड, a + b का स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें से माइनस करते हैं 4ab, क्योंकि माइनस का पूछ रखा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, √ के अंदर 11/3 का अगर स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, तो आपके पास जो है ये 11/9 बन जाता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 11/9 बन जाता। और ये माइनस के अंदर 4 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, क्योंकि a और b जो है साइन थीटा और कोस थीटा थे। अब यहाँ पर ये बना, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं आप, यहाँ पर इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 11/9 बनेगा। अब यहाँ से आपको पता है कि इतने पार्ट की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी कि आपके पास जो है 1 के बराबर होते ही यहाँ पर इधर माइनस में आ जाएगा। ये जैसे ही इधर 1 माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 11/9 इधर -1 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ऊपर बचेगा 2/9, यानी कि बराबर 2/9 क्या है। अब मैं दोनों साइड यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ये 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये बराबर जो है इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 4/9 बन जाएगा। तो 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4/9। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये बराबर बन जाएगा यहाँ पर √ के अंदर 11/9, और ये माइनस करेंगे 4/9, तो यहाँ पर 7/9 बचेगा, यानी कि √ 7/9
3 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से प्रत्येक यहाँ पर 52 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नया व्यक्ति अगर आता, वह अपने साथ 52 किलो का वेट लेकर आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज बढ़ा कितने से, 3.2 से। 3.2 से बढ़ा कितने व्यक्तियों में, 15 व्यक्तियों में, तो गुणा कर देते 15 से, ये आपके पास नए व्यक्ति का जो है वेट आ जाता है, यानी कि 52, 15 दूनी का 30, 15 3 45, 3 48, एक स्थान पर दशमलव ऐड करते 100 किलो जो है उसका वेट था। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे इसमें जोड़ने पर जो है प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं। इन सभी का एलसीएम लेते तो 2, 4 और 8 का एलसीएम आपके पास 8, और 8 और 6 का 24 आ जाता है एलसीएम, यानी कि इन सभी का एलसीएम कितना आया, 24। अब 24 का इसमें भाग करके देखना था, यानी कि 24 पंच 120, 15 बचा, उतारेंगे 1, यानी कि 24 सिक्के 144। अब यहाँ पर शेषफल बचेगा 7, यानी कि 7 शेषफल बचेगा। अगर आप यहाँ पर 24 से इसको भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, शेषफल 7 बचेगा। अब यहाँ पर इस 7 में आप कितना ऐड करें कि ये दोबारा 24 से डिविजिबल हो जाए, यानी कि इस 7 में छोटी से छोटी वैल्यू अगर मैं 17 ऐड करूँ, इसमें ऑप्शन में अगर मैं 17 ऐड करूं तो यहाँ पर जो है ये दोबारा से 24 बन जाएगा, और ये 24 से कंप्लीटली फिर से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 17 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। बाकी वैल्यू अगर आप ऐड करेंगे तो 24 से कम बनेगी, यहाँ पर 24 से भाग जाएगा नहीं, तो बाकी ऑप्शन आपके पास आंसर नहीं हो सकते, यानी कि 17 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब इसका मान आपको बताना था, यानी कि यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करते, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको सही बटे में दे रखे हैं, तो इसको आप यहाँ पर भिन्न में कन्वर्ट नहीं करना था, यानी कि 7 सही 5/8। यहाँ से इसको सोल्व करते तो ऑफ पहले सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 8 से कट जाता है, यानी कि 8 दूनी का 16, 8 3 24, यानी कि 23 आ जाता। अब यहाँ पर भाग पहले सोल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 5 3 15, 3 बार कट गया। अब यहाँ पर ये 3 और 5 कितना हो गया, 15, और यहाँ पर जो है 15 को मल्टीप्लाई कराना था 23 से, यानी कि प्लस में करेंगे 15 3 45, हासिल आएगी 4, 15 ये 15 दूनी का 30 और 4 34, यानी कि 345। अब यहाँ पर ये 7 और यहाँ पर ये 345 अगर ऐड करते तो ये कितना बनता आपके पास, 352 बनता, और ये 5 सही, ये 352 से 5/8 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, मयूर ने एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 1329 अधिक में बेचता तो उसे जो है 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7% का लाभ हुआ, यानी कि उसने 100 रुपये की वस्तु जो है वो यहाँ पर 107 में बेची होगी, 100 रुपये की वस्तु 107 में बेची होगी। 57% का प्रॉफिट होता है अधिक में बेचता है, तो यानी कि उसने 100 रुपये की वस्तु 157 में बेची होगी। अब यहाँ पर अगर देखते तो ये सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ा, 50 यूनिट से बढ़ा, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1329, यानी कि 50 यूनिट की वैल्यू 1329 दे रखी है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया था, तो कॉस्ट प्राइस भी आपके पास 100 यूनिट ना होकर 100 का ये 1329/50 गुना हो जाएगा। 50 से अगर काटते तो यहाँ पर ये 2 बार कटता, 9 दूनी का 18, यहाँ पर यूनिट डिजिट से आपके पास काम बन जाता, यानी कि आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, sin टू a बराबर cos 15 डिग्री है तो a का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा। मैंने आपको बता रखा है कि sin बराबर दे रखा हो cos के, यानी कि यहाँ पर दोनों एंगल का सम जो है वो आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 2a + 15 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास 75 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 37.5 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। यदि रमेश और पारुल मिलकर कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेते हैं तो पारुल इसे पूरा करने में कितना समय लेगी। तो यहाँ से रमेश और पारुल का जो है यहाँ पर टाइम का रेशियो बना लीजिए। तो यहाँ पर अगर 5 आपके पास जो है 5 दिन का टाइम जो है ये पारुल लेती है, तो रमेश जो है इसका 4/5 गुना, यानी कि अगर 5 का 4/5 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि यहाँ पर रमेश जो है 4 दिन का टाइम लेता है, ये आपके पास इनका टाइम का रेशियो आ गया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन से जाते तो यहाँ पर देखिए ये रमेश जो है यहाँ पर रमेश अगर यहाँ पर 4 दिन में जो काम करता है वो यहाँ पर पारुल अगर यहाँ पर पूरा काम यानी कि 5 दिन में कंप्लीट करती है उससे आधा काम करता है, यानी कि इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से रमेश और पारुल की एफिशिएंसी का रेशियो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 5:8। ठीक है, तो ये आपके पास इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब यहाँ से अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि रमेश और पारुल मिलकर 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास रमेश प्लस पारुल, और ये 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे। यानी कि इनकी एफिशिएंसी रखेंगे तो ये 5 यूनिट रमेश की थी, तो ये यहाँ पर 5 और प्लस का करते 8,
तो 8 5 13 हो गया और गुणा में 24 ये आपके पास टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क जो है ये आपको पारुल को यहाँ पर जो है कंप्लीट करना था यहाँ पर, और पारुल की एफिशिएंसी 8 थी, यानी कि 13 इंटू में 24 काम करते 8 की एफिशिएंसी से पारुल। तो यहाँ पर ये 8 से कट जाता 3 बार, 13 3 39 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, आदित्य ने वस्तु एक्स को 23% के लाभ पर और वस्तु वाई को 13% की हानि पर बेचा। उसने पूरे सौदे में 180 का लाभ कमाया। यदि वस्तु एक्स का मूल्य जो है वस्तु वाई से 90 कम है तो वस्तु वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक्स पर 23% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि एक्स का 23% कैलकुलेट करेंगे तो इतने का प्रॉफिट हुआ, और वाई का यहाँ पर अगर 13% कैलकुलेट करेंगे तो ये लॉस हुआ था, यानी कि प्रॉफिट में से लॉस को माइनस कर देंगे तो ये ओवरऑल प्रॉफिट जो है ये 180 का दे रखा था, यानी कि 180 के बराबर हो गया। यहाँ से इसको बट्टे में से 100 कॉमन लेकर इधर भेज दीजिए, यानी कि 23x आ गया माइनस 13 y आ गया और ये बराबर 18,000 के। अब यहाँ से क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी दे रखी है, यानी कि यहाँ पर x वस्तु का मूल्य जो है y वस्तु के मूल्य से 90 कम है, यानी कि x बराबर आपके पास ये आया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 23 इंटू में y माइनस का 90 और ये माइनस का 13y और ये बराबर है 18,000 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना था, यानी कि ये 23y और ये 13y माइनस होगा, यानी कि 10y बच गया, और ये 23 नमा 207 यानी कि 2070 आएगा। ये इधर इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20,070, क्योंकि 18,000 ये था तो 20,070 आएगा आपके पास, ये 20,070। तो यहाँ पर देखिए ये 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आया 2007 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने 850 अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रम से 20% और 10% की क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए और जो है पुस्तक को 980 में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 850 यहाँ पर अंकित मूल्य था, 20% का मतलब 1/5 यानी कि 5 पर 1 की छूट, 4/5 कैलकुलेट करेंगे। फिर 10% का मतलब 1/10 यानी कि इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे, प्लस 55 यहाँ पर परिवहन पर खर्च किए गए थे, यानी कि इसका टोटल लागत मूल्य आ जाएगा। यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 17 बार, 17 पंचे 85 और 17 4 68 हो गया। 68 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 72 का 2 हासिल आई 7 और 6 9 54 और 7 61 यानी कि 612 प्लस 55 करते, और यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था यहाँ पर 980, क्योंकि 980 में वस्तु को बेचा गया था। अब यहाँ से इनका टोटल अगर करते तो ये 5 2 7 हो गया, 5 1 6 6 यानी कि 667 की वस्तु जो है वो 980 में बेची जा रही है। तो कितने अधिक में बेची जा रही है, यहाँ पर देखिए 13 और ये 313 अधिक में बेची जा रही है। तो 313 अधिक में बेची जा रही है कितने पर, 313 अधिक में बेची जा रही है कितने पर, यहाँ पर 667 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता। बट यहाँ पर जो है भाग आपको अब यहाँ पर करना पड़ता, यानी कि 31,300 जो आया है, 31,300 आया, इसमें भाग लगाना था 667 का। अब पहली बार अगर देखते तो ऑप्शन में यहाँ पर सभी में यहाँ पर 4 4 दे रखा है, एक ऑप्शन में यहाँ पर 5 दे रखा है पहली बार, तो यानी कि 5 बार अगर देखते तो 5 6 30 हासिल 3 5 6 30 और 3 33 यानी कि ज़्यादा चला जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर 4 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, यानी कि 6 चौके 7 6 42, ये 7 चौके 28 का 8 आ गया, हासिल आए आपके पास 2 और ये आपके पास 7 6 42, 1 सेकंड, 6 चौके 24 और 2 ये 26 और ये 26, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बच गया और यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा 6 बच गया, 10 में से 6 जाएगा 4 बच गया, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर अगली बार भाग देखते तो यहाँ पर 8 बार तो जा नहीं सकता, क्योंकि 8 6 48 हासिल 4, 8 6 48 और 4 52 ज़्यादा चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। इससे के बाद जो है यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू ये दे रखिए, यानी कि 6 बार जाएगा, यानी कि 6 बार देखिए यहाँ पर 6 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 7 6 42 का 2 आया और यहाँ पर जो है हासिल आएगी आपके पास 4, 6 चौके 24 और 4 28, 1 सेकंड, ये 6 छंग 36 और हासिल 4 आई थी, ये 40 आएगा, हासिल 4 आई थी फिर ये 40 आएगा, ये इतने बार आएगा, यानी कि यहाँ पर भाग कितने बार गया 6 बार। हालांकि यहाँ पर 6 बार जैसे ही भाग आपको जाता हुआ दिखाई पड़ा तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता, 0.93 करके आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर CSA और TSA कैलकुलेट करना था, तो CSA अगर देखते तो यहाँ पर देखिए CSA और CSA अगर यहाँ पर देखते तो सभी जगह अलग अलग दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपके पास जो है CSA कैलकुलेट करने पर भी आपके पास काम बन जाता। तो CSA क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धगोले दे रखा है तो ये 2πr² होता, क्योंकि पूरे गोले का यहाँ पर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपके पास 4πr² होता है, अर्धगोले का 2πr² हो जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr² हो जाएगा। ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए अर्धगोला आपके पास इस तरह से होता है
और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें इतने पार्ट की तो ये 2πr² होता है, बट यहाँ पर ये भी इसमें ऐड करना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी कि ये वर्ताकार भाग का πr² होता है तो 3πr² ये टोटल हो जाएगा। बट हमें तो यहाँ पर सी से कैलकुलेट करना था, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में करते ये 7 इसकी त्रिज्या थी, यानी कि 7 इंटू में 7 एक बार 7 कट जाता, 22×7 154 का 2 गुना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ये आ जाता। ऐसा आपको एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, आंसर आ जाता। अब यहाँ पर देखिए यदि परिवार की कुल आय 1 लाख थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया। यहाँ पर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस अगर देखते तो यहाँ पर आपको अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये 12% है, यानी कि 12% की वैल्यू बतानी थी। बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 लाख आपको ये टोटल दे रखा था, तो यहाँ पर इसका 12% कैलकुलेट करते तो 2 0 ये कट जाते, बचा कितना 1000, 1000 को 12 से गुणा करते तो 12,000 आपके पास आंसर था। इतना ही काम आपको करना था। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर देखिए यूके के निर्यात का मूल्य जो है ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का मूल्य से कितना अधिक है। तो इंग्लिश वाले यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर यूके का देखते 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का अगर देखते तो ये 75 डिग्री है। ये इससे कितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, 50 ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 50 डिग्री ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो 50 डिग्री की वैल्यू बतानी थी, और ये यहाँ पर टोटल आपको 14,400 दे रखा है। तो 14,400 जो है ये 360 की वैल्यू है, यानी कि 14,000 ये 400 में भाग करते 360, क्योंकि 360 डिग्री की वैल्यू थी तो 360 का भाग करते 10 से 10 कैंसिल, और 36 से 144 कट जाता 4 बार, यानी कि 40 आ जाता। अब यहाँ से गुणा करते तो ये आपके पास 500 के 20 2 0 आगे आ जाता, 2000 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 पुरुष यानी कि 4 मेल, या फिर यहाँ पर 6 बॉय यानी कि 6 बॉयज़, यहाँ पर ये 20-20 दिन में जो है कार्य को निपटा सकते हैं, यानी कि ये भी 20 दिन में कार्य को निपटा सकते हैं और ये भी 20 दिन में, यानी कि टोटल काम होंगे और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल। और यहाँ पर इनकी मेल और बॉय की एफिशिएंसी आ जाती, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है यहाँ पर 2 से कटता, यानी कि 3:2। ये 3:2 जो है आपके पास मेल और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो इधर से आप यहाँ पर किसी भी साइड से टोटल वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। 6 बॉयज़ थे, 1 बॉयज़ की एफिशिएंसी 2 यूनिट, और ये 20 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहे थे। तो 6 दूनी का 12 दूनी 24, 240 यूनिट का टोटल काम ये काम करना था। यहाँ पर 1 पुरुष की एफिशिएंसी, यानी कि 6 पुरुष थे, 1 पुरुष की एफिशिएंसी यहाँ पर जो है 3 थी, 11 लड़के थे, 1 लड़के की एफिशिएंसी 2 यूनिट थी। तो यहाँ पर ये 240 यूनिट का टोटल काम था। 6 त्रिका 18 यानी कि 18 हो गया, प्लस 11 दूनी 22 यानी कि 240 बट्टे, यहाँ पर ये बट्टे में ये 40 हो जाता, 10 से 10 कैंसिल, 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। बाकी मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त इतना है तो 4y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आपको दे रखा है ये 533। अब यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड इसके देखने यानी कि वो संख्या आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ये आपके लिए आसान होगा। यहाँ पर देखिए 2 से भाग जाएगा नहीं, बाकी 3 से भी भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पर इसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा। अभाज्य संख्याओं से चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7 का अगर देखते तो 7 7 49, 4 बचेगा, 43 नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 11 का भी नहीं जाएगा, 11 4 44, और बचा यहाँ पर ये 9 और उतारेंगे 3 यानी कि 93 नहीं जाएगा 11 का। फिर यहाँ पर जो है 13 का चेक करेंगे तो 13 का चेक करेंगे, 13 3 39, और यहाँ पर 13 चौके 52, और फिर 13 बचा यानी कि यहाँ पर 13 का भाग चला जाएगा। तो 13 चौके 52 और फिर 13 एकम 13। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू जो है y से बड़ी दे रखी थी, तो x आपके पास ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा। तो x और y आपके पास आ चुके हैं, तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, यानी कि आपके पास 4 इंटू में y की वैल्यू 13 है और माइनस करेंगे ये 41, यानी कि 13 चौके 52 माइनस 41 करेंगे 11 आंसर। नेक्स्ट देखें, एक स्पीड बोट जिसकी चाल जो है शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि ये बोट की चाल x दे रखी है आपको। तो धारा की दिशा में जो है 35 किलोमीटर जाने में और वापस लौटकर आने में कुल जो है 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल बतानी थी, तो धारा की चाल आप यहाँ पर मान लीजिए y थी,
ठीक है। तो यहाँ पर ये 35 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में जाने पर, यानी कि x प्लस का y की स्पीड से जाएगी धारा की दिशा में, फिर वही टाइम ये जो 35 किलोमीटर वापस आएगी, यानी कि x माइनस वाई, क्योंकि वापस आने में ये विपरीत दिशा में चलेगी तो x माइनस वाई की स्पीड से आएगी। ये टोटल टाइम कैलकुलेट करते तो ये आपके पास 8 दे रखा था, 8 घंटे के बराबर हो जाता। यहाँ से इसको सोल्व करते तो 35 ऊपर से कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये x माइनस का y। अब यहाँ पर देखिए 1/x प्लस वाई बचा, 1/x माइनस वाई बचा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे और ये आपके पास x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई। कैलकुलेशन का पार्ट आपका खुद का होता है वैसे तो। यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बटे में ये मल्टीप्लाई में होंगे, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर ये बराबर 8, यहाँ से y कट जाएगा, ऊपर 2x आएगा, x की वैल्यू 20 थी, यानी कि 20 का 2 गुना, यानी कि 35 इंटू में 40, और ये बटे में जो है x स्क्वायर, यानी कि ये 20 का स्क्वायर 400 और माइनस वाई स्क्वायर, और ये बराबर 8 के, 8 से ये कट जाता, यहाँ पर ये 8 पंचे 40, यानी कि 5 बार कटता, और इधर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करती थी, यानी कि 35 इंटू में 5 करते तो आपके पास ये 175 हो जाता, और ये बराबर 400 माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर इधर भेज दे, एक साइड कर लीजिए, यानी कि यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400 में से 175 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 225 बचेगा, 225 बचेगा, यानी कि y बराबर 15, यानी कि धारा की चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर थी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए निम्न आरेख एक स्टेशनरी की दुकान की विभिन्न वस्तुओं की बिक्री को दर्शाता है। किस उत्पाद ने जो है 2020 से 2021 तक उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन दर्ज किया। बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ से इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन आपको कैलकुलेट करना था, तो एक तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, यानी कि 2 ये नोटबुक का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखते तो ये चार्ट का दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है उच्चतम प्रतिशत परिवर्तन कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको कैलकुलेट करने हैं, बस ये 3 डाटा आपको कैलकुलेट करने हैं। जियोमेट्री को जी से, चार्ट को सी से, और नोटबुक को एन से लिखता हूँ, ठीक है। तो एन का अगर देखते तो यहाँ पर 25 से कितना हो रहा था, 35, यानी कि 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था। तो 10 का इंक्रीमेंट कितने पर, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था यहाँ पर 25 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से, गुणा कर देते हैं 100 से। इसके बाद यहाँ पर चार्ट का अगर देखते तो यहाँ पर भी 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, गुणा कर देते हैं 100 से, ये 27 पर हो रहा था, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जियोमेट्री का अगर देखते तो यहाँ पर जो है ये 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर, 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है 32 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो ये आपके पास, अब यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ डाटा कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट नहीं करना, हालांकि यहाँ पर ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास जो है कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 से कटेगा, यानी कि आपके पास 2 आ जाएगा, और ये 5 पंजे 25, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20, यानी कि 40% आपके पास ये आ गया। हालांकि यहाँ पर अगर देखते तो ये इससे कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हर में जो है इससे ज़्यादा वैल्यू है, हर में बड़ी वैल्यू है, तो ये आपके पास ज़्यादा आएगा। अंश तो आपका सेम है यहाँ पर, तो ये आपके पास कम आएगा, ठीक है, ये आपके पास कम आएगा, तो इसको छोड़ देना। अब यहाँ पर देखते तो ये आपके पास जो है 4 से कटता, 4 त्रिका 12, 800 के 32, 1/8 की 12.5%, और 12.5% का 3 गुणा करते तो ये आपके पास 37, 12×3 37, और ये 37.5% आता। तो ज़्यादा तो आपके पास यही हुआ, तो ये आपके पास नोटबुक जो है वो करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, tan a बराबर 2/5 है, तो कोस ये इसकी वैल्यू बतानी थी, तो ये भी आपके पास सिंपल था। यहाँ पर ये सेक स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और इंटू में कोसे 1/कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a। ये ओवरऑल आपके पास क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर a बन जाएगा। tan a की वैल्यू दे रखी थी, इसका स्क्वायर करना था, 4/25 आंसर। नेक्स्ट देखें, P और Q के बीच हुए एक चुनाव में P को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार वह 10 मतों से जो है हार जाता है। मतों की कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर P को 40% प्राप्त हुए, तो यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार यानी कि विनर को यहाँ पर 60% प्राप्त हुए, यानी कि टोटल वोट हम यहाँ पर 100 यूनिट मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है लूजर जो है यहाँ पर ये 60% मान लीजिए, ठीक है। तो ये 60% प्राप्त हुए, तो लूजर को यहाँ पर 40%। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास दे रखा था कि 10 मतों से हार जाता है, यानी कि बराबर 10 के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की वैल्यू 10, यानी कि यहाँ पर अगर हम 100% की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस डाटा को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि आपके पास 100% बराबर हो जाएगा 50, यानी कि कुल मतों की संख्या जो है वो 50 थी। नेक्स्ट देखिए, अब इनका तृतीय अनुपात बताना था, तो ये अगर आपके पास b है और ये a है, तो यानी कि b का स्क्वायर कर देते, और ये आपके पास जो है बट्टे में a कर देते, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बट्टे में
16 करते, 16 दूनी का 32, 16 पंजे 80 यानी कि 25 आपके पास करेक्ट आंसर था। यदि ये है तो यहाँ पर इसका मान बताना था। तो यहाँ से अगर गुणा करते अंदर x की तो ये 5x माइनस का 2 आता, यानी कि 5x माइनस का 2 यानी कि 5x, इसको इधर ले आते यानी कि माइनस का 5/x, और यहाँ पर -2 आता उसको हम इधर ले आते बराबर 2 क्या हो जाता, 5 कॉमन लेकर इधर पहुँचा दीजिए, यानी x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 2/5। अब यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 आता है, इधर प्लस में हो जाता है, यानी कि 4/25 और ये प्लस का 2, तो यानी कि 25 दूनी 50, ये 54/25 आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक चुनाव में जो है अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिकों ने जो है अपना मत दिया, जिनमें से जो है 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को जो है 1152 मतों से हराया, तो अजय को कितने मत मिले। अब यहाँ पर देखिए 9000 टोटल श्रमिक थे, 9000 टोटल श्रमिक थे, 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, यानी कि इसका 80% कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर 20% मत अमान्य हो गए, यानी कि 80% वैलिड वोट थे, यानी कि आपके पास वैलिड वोट की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 4 0 हटा दीजिए, 9 8 72 इंटू में 8 करते हैं, यानी कि 8 दूनी का 16 हासिल आएगी 1, और यहाँ पर 7 8 56 और 1 57, ये आपके पास टोटल वोट वैलिड वोट आ गए। अब यहाँ पर अगर आप मान लेते कि अजय ने जो है यहाँ पर x वोट प्राप्त किए, तो यहाँ पर जो है दूसरा कौन था, मोहन था, यानी कि मोहन ने कितने वोट प्राप्त किए होंगे, 5760 टोटल वैलिड वोट थे, इसमें से x अजय ने प्राप्त कर लिए, तो इसमें से माइनस कर देंगे x, इतने जो है मोहन ने प्राप्त किए। तो यहाँ पर जो है ये 1152 मतों से हार गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये बराबर आएगा 1152 के। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि आपके पास माइनस अंदर जाता तो प्लस का x हो जाता, यानी कि 2x प्लस का आ गया इधर, और ये माइनस का 5760 आएगा इधर भेज दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 6000 और ये 800 और ये 912 हो जाएगा 6000, ये 6912। अब यहाँ से 2 से अगर कट करते तो ये आपके पास 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10 और 6 दूनी का 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा एक साथ मिलाकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या, तो यहाँ पर डी द्वारा देखना था और शुक्रवार और रविवार का देखना था, यानी कि 206 और 326। इसके बाद यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा एक साथ मिलाकर प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या, तो शुक्रवार और शनिवार को ए का देखना था, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर जो है बीज क्रम से अनुपात कितना, अनुपात बताना था, यानी कि डी का ए के साथ रेशियो बताना था। तो यहाँ पर डी का अगर देखते टोटल ये आपके पास 532 हो गया, और यहाँ पर अगर देखते तो ये आपके पास 770 हो गया। इनका रेशियो अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पर देखिए 14 से आपको ये डाटा कटता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि 14 3 42 3 बार चला गया, और यहाँ पर जो है 11 बचा उतारेंगे 2, यानी कि 112, 14 8 112 होता है, और यहाँ पर 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70, यानी कि आपके पास अनुपात आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी पीछे जाकर जो है इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत सबसे कम है, तो यहाँ पर औसत प्रतिशत सबसे कम देखना है, तो जहाँ पर टोटल सबसे कम होगा वहाँ पर औसत प्रतिशत भी सबसे कम होगा, यानी कि यहाँ पर करते तो 8 2 10 और 8 18 का 8 आ गया हासिल 1, और 6 1 7 और ये 7 3 का 21 हो गया, 21 और 8 29 298, और यहाँ पर टोटल करते तो ये आपके पास 8 से 14 और 1 15 15 और 7 22 का 2 हासिल आएगी 2, और यहाँ पर जो है 8 दूनी का 16 और ये 9 दूनी का 18, यानी कि 16 और 18 कितना हो जाएगा, ये 24 और 16 और 18 ऐड करना है, तो ये 24 और 34 आ जाएगा, यानी कि 342। और यहाँ से अगर इनका टोटल करते तो 8 2 10 और ये 16 20 का 0 है, हासिल आएगी आपके पास 2, 5 2 7 7 7 14 और 14 8 है, ये आपके पास हो जाएगा 22 22 8 30, यानी कि 300 हो गया। और यहाँ पर टोटल करते तो 10 5 15 10 5 15 और यहाँ पर 7 22 का 2 हासिल आएगी 2, 7 2 9 और ये 24 हो जाएगा, 24 और 9 आपके पास 33। तो सबसे कम आपको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको क्या देखना था, सबसे प्रतिशत सबसे कम देखना था, तो जहाँ पर डाटा सबसे कम होगा वहाँ पर प्रतिशत भी कम प्राप्त होगा, यानी कि कॉलेज ए जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। बाकी इंग्लिश में जो है आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, यदि आपके पास ये है तो पी का मान बताना था। अब यहाँ से अगर देखते तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि 48/72 हो गया और ये गुणा में 3, और इसके बाद यहाँ पर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए 15/8 और इंटू में ये
40 माइनस 32 करेंगे यानी कि 8 बचेगा, 8 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस ये माइनस का 10 भी था और ये ब्रैकेट बंद और ये प्लस का 2p और यहाँ पर 6 में 2 का भाग देंगे तो ये बराबर 3 क्या आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए यानी कि कट गया 8 से 8 और यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 6 के 72 और 12 4 48 और 2 से काटेंगे तो ये यहाँ पर 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 3 से 3 कैंसिल तो ये यहाँ पर 2 बचा और माइनस यहाँ पर ये 15 माइनस करेंगे 10 यानी कि प्लस का 5 बचेगा तो -5 हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 2p बराबर 3 तो यहाँ पर ये माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा, 6p 2p बराबर 6 यानी कि p बराबर 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए 25,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। अब यहाँ पर ट्रिक आपको मैंने बता रखी है 3 वर्ष के लिए, यानी कि रेशियो आपको याद रखना था 3:1 यानी कि ये इस अनुपात में जो है ब्याज मिलेगा, यानी कि दूर दूर इनको लिख लीजिए 3 3 और 1। अब यहाँ पर देखिए पहले अगर 25 का 12% पहले साल के लिए पहली बार के लिए कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि इसका 12% कैलकुलेट करना है तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6 12 दूनी 24 और 36 आ गया और यहाँ पर 1 0 रहता, यानी कि ये इतना आता, ठीक है। और ये प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर इस 30,000 का जो है 12% कैलकुलेट करेंगे तो 12 3 36 यानी कि 360 आएगा। 360 का अगर 12% फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 12 6 के 72 यानी कि 12 6 के 72 का 2 हासिल 7 12 3 36 और 7 ये 43 और यहाँ पर जो है एक स्थान पर पॉइंट आ जाता, इतना आता, ठीक है। इनको टोटल कर लीजिए यानी कि 3,000 कितना हो गया, ये 9,000 हो गया और ये 36 का 3 गुना यानी कि 108 1080 हो गया प्लस में 43.2 इनको ऐड कर लीजिए यानी कि ये 10,000 तो यहाँ पर ये हो गया 10,000 और ये 80 और ये 43 करते ऐड तो ये 123.2 और यहाँ पर 123.2 यहाँ पर ये 10,123.2 जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में था, ये आंसर हो गया। मोम से बने जो है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलों के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार बने ठोस अर्धगोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये त्रिज्या दे रखी थी। अब यहाँ पर जो है इसका आयतन कैलकुलेट कर लेते हैं यानी कि 4/3 और इंटू में पाई और r का क्यूब यानी कि यहाँ पर जो है 12 इंटू में 12। अब यहाँ पर देखिए अर्धगोलों में बनाया जाता है यानी कि ये n गोले, मान लीजिए n गोले बनाए गए, ठीक है। और प्रत्येक गोले का आयतन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अर्धगोला था यहाँ पर, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब यानी कि r यहाँ पर जो है 4 है तो 4 इंटू में 4 और ये बराबर हो जाता। यहाँ से ये सोल्व कर लीजिए यानी कि बट्टे से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से ये 3 बार 4 दे रखा है यानी कि 3 बार कट जाएंगे, 3 बार कट जाएंगे, 2 से ये कटेगा यहाँ पर 2 बार, 3 का क्यूब यहाँ पर 27 होता है, 27 दूनी 54 यानी कि n बराबर कितना आया 54 आंसर। नेक्स्ट देखिए अब 23 और 31 का तृतीय अनुपात बताना था, यानी कि आपके पास पीछे करते हैं 2-3 सवाल बना लिए शायद इस तरह के, यानी कि b² बट्टे में a, तो यहाँ पर जो है ये b का स्क्वायर करते हैं 31 का स्क्वायर यानी कि 961 बट्टे ये 23 आंसर। नेक्स्ट देखें किस संस्थान में कर्मचारियों की संख्या जो है न्यूनतम है, तो यहाँ पर ये संस्थान आपको दे रखे हैं ABCDE। अब यहाँ पर इनका टोटल करते तो यहाँ पर जो है न्यूनतम बतानी थी, न्यूनतम संख्या, तो ये कुल तो आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप न्यूनतम डाटा देखते तो यहाँ पर न्यूनतम डाटा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, यानी कि सबसे कम जो है कर्मचारियों की संख्या ये संस्थान सी में थी। नेक्स्ट देखिए ये आपके पास इंग्लिश में रहा, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसकी भुजा क्या होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर ये √3 की वैल्यू हम जानते हैं, √3 बराबर होता है 1.732। अब यहाँ पर ये आपके पास बराबर दे रखा था 173.2 के। अब यहाँ से अगर वैल्यू रखते हैं √3 के यानी कि आपके पास 1.732 बटे में 4 इंटू में a² बराबर 173.2, पॉइंट हटा दीजिए यानी कि बट्टे में 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाते तो ये गुणा में कितना आता 1000 आता। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट गया। इसके अलावा ये 1732 ये 1732 कट गया। a का स्क्वायर बराबर ये बट्टे में 400, इधर 1 बचा यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होता तो बराबर 400, यानी कि a बराबर कितना आ जाता 20 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य जो है 72, तो यानी कि आपको मार्क प्राइस ये दे रखा है कितना 7200, यानी कि 7200 पर
7200 पर ये 15% का छूट यानी कि 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि इसका 17/20 हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद भी यहाँ पर जो है 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका अगर हम ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर कितनी होती है, ये आपके पास 1/5 होती है। 5 पर 1 का प्रॉफिट यानी कि 6/5 इसका कैलकुलेट करेंगे। 5 से कटेगा 4 बार कट गया, और 6 से यहाँ पर ये कटेगा 7200 कितनी बार, 12 6 के 72 यानी कि आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 1200 आएगा, यानी कि 4 से कट जाएगा 1200, 300 आ जाएगा। 17 3 51 होगा, यानी कि 5100 जो है वो आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस यानी कि उस दुकानदार के जो है दुकानदार के लिए मूल्य आ जाएगा जितना वह भुगतान करेगा। तो ये 49। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये इतना है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया, यानी कि आपके पास इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर 4√3 के √3 से √3 कैंसिल, a² बराबर 16, यानी कि a बराबर कितना आ जाता 4 आंसर।